मैं डॉक्टर एस तिवारी आप सभी श्रोताओं एवं प्रिय छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम चर्चा कर रहे थे आंग्ल अफ़गान संबंधों के विषय में और प्रथम 2 वीडियो में हमने किस प्रकार की परिस्थितियां थीं, उसकी भूमिका पृष्ठभूमि हमने देख ली थी। युद्ध की घटनाएं और घटनाओं के बाद किस तरीके से अंग्रेज़ों को पराजित होना पड़ा, वापस होना पड़ा और उसके बाद लॉर्ड एलनबरो की क्या नीति रही थी, यहाँ तक हमने अफ़गान नीति के अंतर्गत चर्चा कर ली थी अंग्रेज़ों के। अब उसके आगे हम प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध की समीक्षा करेंगे। इसमें देखेंगे कि अंग्रेज़ों की असफलता के क्या कारण थे, किस कारण से अंग्रेज़ असफल हुए थे, क्या उनकी त्रुटियाँ थीं, गलतियाँ थीं। फिर आलोचना देखेंगे। इसमें पहले पक्ष में देखेंगे कि अंग्रेज़ों का आक्रमण उचित था, जो नीति अपनाई गई थी वह उचित थी, आवश्यक थी। इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। दूसरा देखेंगे कि यह अनुचित था, गलत था, त्रुटिपूर्ण था, क्या चूक थी, क्या गलतियां थीं, उसके पक्ष में तर्क जो दिए जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में निष्कर्ष भी बताएंगे कि वस्तुतः इसमें चूक थी या क्या था, इस पर अंत में चर्चा होगी। असफलता के कारण प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध में अंग्रेज़ों की असफलता के क्या कारण थे। पहला था लॉर्ड ऑकलैंड की अदूरदर्शिता। लॉर्ड ऑकलैंड परिस्थितियों को नहीं समझ सका। अफ़गानिस्तान की स्थिति परिस्थितियों को समझने में वह असमर्थ रहा। लगातार उसके द्वारा लिए गए निर्णय अदूरदर्शितापूर्ण थे, जिसका खामियाजा अंग्रेजी सेना को भुगतना पड़ा तथा उन्हें परास्त होना पड़ा। स्वाभाविक रूप से अफ़गानिस्तान की जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वह इस तरह से नहीं हैं कि कोई भी विदेशी शक्ति वहां पर जाकर सीधे तौर पर आसानी से अधिकार कर ले या अधिकार कायम रख सके। वर्तमान संदर्भ में भी हमने देखा कि कुछ समय पहले ही अमेरिका को भी वहां से वापस होना पड़ा है, उसके पहले रूस को वापस होना पड़ा था। जब कभी भी कोई विदेशी शक्ति ने अफ़गानिस्तान पर अधिकार करने का प्रयास किया है, अधिकार हुआ भी तो लंबे समय तक संघर्ष के साथ उसको रखा गया। कुछ समय के पश्चात ही वहाँ विद्रोह शुरू हो जाता है। स्वतंत्र प्रिय वहाँ की जनता है और प्राकृतिक परिस्थितियाँ बड़ी ही दुरूह हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड की जो नीति थी वह अदूरदर्शितापूर्ण थी। योग्य एवं लोकप्रिय अमीर को पद मुक्त करने का प्रयास किया गया। दोस्त मोहम्मद एक लोकप्रिय एवं योग्य शासक था, वहाँ की जनता उससे संतुष्ट थी। उसे जबरदस्ती पद से हटाने का प्रयास किया गया। स्वाभाविक है वहाँ की जनता इसका विरोध करेगी। दोस्त मोहम्मद को पद से हटाने का अंग्रेजों का निर्णय त्रुटिपूर्ण था। वह एक योग्य और न केवल योग्य बल्कि लोकप्रिय भी था। इस कारण से जनता ने उसका साथ दिया। अयोग्य व्यक्ति भी लोकप्रिय हो सकते हैं। लोकप्रियता के कारण ही लोग सहयोग करते हैं। योग्यता की कदर करने वाले आप सभी परिचित हैं कि कम लोग हो पाते हैं। तो वह लोकप्रिय भी था और योग्य भी था। अंग्रेज अधिकारियों की अयोग्यता। जिन अधिकारियों को सेनापति सलाहकार एवं सहयोगी बनाकर भेजा गया था, उनमें परस्पर समझ, नेतृत्व, योग्यता, दूरदर्शिता और परस्पर समन्वय का अभाव था। एकता की कमी थी। बिना किसी नीति के साथ उनके द्वारा कार्य किया गया। समझ नहीं दिखाई गई। सेना को बांट दिया गया। परिस्थितियों को नहीं समझा गया कि किस तरह की वहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं, जनता का मूड कैसा है। सेना को विभाजित किया गया। खुले में सेना को रखा गया। एक बार संधि हो जाने के पश्चात पुनः अफगानों में फूट डालने का प्रयास किया गया। अफगान स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस तरह अपनी त्रुटियों के कारण, अंग्रेज अधिकारियों की अयोग्यता के कारण, वो अयोग्य थे, उनमें यह समझ नहीं थी कि किस तरह हैंडल किया जाए, किस तरह परिस्थितियों का सामना किया जाए। इस कारण उनको पराजित होना पड़ा। अफगानिस्तान में अंग्रेज अधिकारियों एवं सेना का दुर्व्यवहार। अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा काबुल, कंधार, गजनी और जलालाबाद में आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया गया। सैनिकों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, विशेषकर अफगान स्त्रियों के साथ। इस बात को स्वतंत्रता प्रिय अफगानों ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने विरोध करना शुरू किया। यातायात और संचार साधनों का अभाव था। यहाँ अंग्रेजों ने अपनी सेना को अलग अलग 4 स्थानों पर बांटकर त्रुटि की। खुले में अपने सैनिक रखे थे, ये तो उनकी गलतियां थी ही। दूर दूर
सैनिक रहे, यातायात और संचार के साधन ठीक न होने के कारण आसानी से आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद नहीं कर सके और इसी के कारण अंग्रेज सेना एक नहीं हो पाई और टुकड़ियों में अलग अलग उनको एक एक कर पराजित होना पड़ा। 2 स्थानों पर पराजित हुए थे, काबुल में और गजनी में, जबकि जलालाबाद में सेना थी लेकिन कंधार की सेना थी, ये आगे नहीं आ सकी, यहाँ तक इनकी मदद के लिए नहीं पहुँच सकी जब तक ये पराजित हो चुके थे। तो यातायात और संचार साधनों की कमी के कारण भी उनको पराजित होना पड़ा। जंगली, पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र, अफगानिस्तान की प्राकृतिक परिस्थितियाँ दुरूह हैं, दुर्गम जंगल, पहाड़ियाँ, घाटियाँ वहाँ पर हैं। इन परिस्थितियों में वहाँ के मूल निवासी ही सही ढंग से आवागमन कर सकते हैं अथवा युद्ध का संचालन कर सकते हैं। अंग्रेज़ों को वहाँ बहुत प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनके द्वारा सैन्य संचालन में अनेक बाधाएं उपस्थित होती रहीं, इस कारण वे असफल रहे। इस तरह से इन कमियों के कारण, दोषों के कारण अंग्रेज़ों को पराजित होना पड़ा। प्रथम अफगान युद्ध की आलोचना देख लेते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों ने जो आक्रमण किया था, युद्ध किया था, वह आवश्यक था या उचित था। शाह शुजा का वैधानिक एवं नैतिक अधिकार। शाह शुजा दुर्रानी वंश का था। इस वंश के होने के कारण दोस्त मोहम्मद की तुलना में अफगानिस्तान के राज सिंहासन पर शाह शुजा का नैतिक एवं वैधानिक अधिकार अधिक था। दुर्रानी वंश पूर्व का राजवंश रहा था अफगानिस्तान का। इस कारण ऑकलैंड के द्वारा उसको अमीर बनाने का प्रयास न्यायोचित और सही था, ये पहला तर्क दिया जाता है। दूसरा तर्क दिया जाता है दोस्त मोहम्मद द्वारा अंग्रेज़ों का विरोध। दोस्त मोहम्मद अंग्रेज़ों का विरोधी था। उसने अंग्रेज़ों द्वारा अपने नियंत्रण में रखना मुश्किल कार्य था उसको, क्योंकि वह योग्य और चतुर व्यक्ति था और वह अंग्रेज़ों के वश में नहीं आ सकता था। अंग्रेज़ों से मित्रता हेतु उसने अपनी भी शर्त रखी थी कि रणजीत सिंह से पेशावर उसे प्राप्त करना था। यदि इस शर्त पर मैत्री की जाती तो रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों की शत्रुता हो जाती, जबकि रणजीत सिंह एक योग्य और शक्तिशाली शासक था। इस कारण से इस शर्त को स्वीकार करना उचित नहीं था। अगली बात थी कि अफगानिस्तान पर आक्रमण का अवसर था। इस समय जब आक्रमण किया गया वह उचित अवसर था अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का, क्योंकि फारस के द्वारा हेरात का घेरा उठा लिया गया था तथा इस अवसर का लाभ उठाकर अफगानिस्तान पर अधिकार किया जा सकता था अथवा शाह शुजा को अमीर बनाए जाने के लिए यह परिस्थितियां उचित थीं, ऐसा तर्क दिया जाता है। पामर्स्टन का उत्तरदायित्व। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी रहा, इस समय वह विदेश मंत्री था। उसके द्वारा लॉर्ड ऑकलैंड को उग्र या आक्रामक नीति अपनाने की सलाह दी गई थी, बल्कि निर्देश दिए गए थे। गृह सरकार के निर्देशों का पालन ऑकलैंड के द्वारा किया गया। इस कारण मात्र ऑकलैंड का उत्तरदायित्व युद्ध हेतु नहीं था, बल्कि गृह सरकार और विशेषकर विदेश मंत्री का मूल रूप से इस कार्य हेतु जिम्मेदारी थी। तो पामर्स्टन का उत्तरदायित्व था। एकमात्र विकल्प अफगानिस्तान की परिस्थितियों में यह आवश्यक था कि या तो अफगानिस्तान का अमीर अंग्रेज़ों से संधि कर ले अथवा उसे युद्ध में परास्त कर अपने पक्ष में फैसले करवाए जाएं। पहला प्रयास ऑकलैंड के द्वारा किया गया था, बर्न्स को वहां भेजा गया था, किंतु सफलता नहीं मिली। इस कारण अब दूसरा मार्ग ही शेष था। दोस्त मोहम्मद ने रणजीत सिंह से पेशावर प्राप्त करने की शर्त रख दी थी। इस कारण से अब एकमात्र विकल्प युद्ध का ही बचा था, जिसका पालन ऑकलैंड के द्वारा किया गया, जो कि उचित था। युद्ध आवश्यक। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा जो नीति अपनाई गई थी उसके अनुसार युद्ध आवश्यक हो गया था। त्रिदलीय मैत्री सैन्य तैयारियां हो चुकी थीं। दोस्त मोहम्मद के द्वारा अंग्रेज़ों से मित्रता न कर रूस के साथ मित्रता के प्रयास आदि परिस्थितियों में बिना युद्ध किए पीछे हटना संभव नहीं था। युद्ध आवश्यक था, इसलिए किया गया। सैद्धांतिक रूप से उचित। सिद्धांततः ऑकलैंड की आक्रामक नीति उचित थी, क्योंकि अफगानिस्तान पर नियंत्रण ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। यह अवश्य है कि नीति को कार्यान्वित करने में कूटनीतिक एवं सामरिक भूलें की गईं, किंतु ऑकलैंड का उद्देश्य अवश्य उचित था। सैद्धांतिक रूप से उसे सही ठहराया जा सकता है। शाह शुजा की मित्रता। अफगानिस्तान का पूर्व अमीर शाह शुजा अंग्रेज़ों का मित्र था तथा लंबे समय से अंग्रेज़ों की शरण में था। अंग्रेज़ों के द्वारा उसे पेंशन दिया गया था तथा अपने क्षेत्र में रखा गया था।
वह अंग्रेज़ों से सहायता की मांग कर रहा था। वह इस बात हेतु तत्पर था कि वह अंग्रेज़ों से पूर्ण मित्रता का पालन करेगा, अतः उसके सहयोग के लिए अफ़गानिस्तान पर अभियान करना उचित था। रणजीत सिंह का भी यही मंतव्य था। वह भी चाहता था कि शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का अमीर बनाया जाए, दोस्त मोहम्मद को पद से हटा दिया जाए। क्योंकि वह अंग्रेज़ों का परम मित्र था, इसलिए उसके मंतव्य को स्वीकार करना भी उचित था। इस तरह से ये बताया जाता है इन तर्कों के माध्यम से कि अफ़गानिस्तान में प्रथम आंग्ल अफ़गान युद्ध के समय आक्रमण किया जाना उचित था। दूसरा पक्ष है कि अनुचित था, जो आक्रमण किया गया था वह उचित नहीं था। ऑकलैंड द्वारा दोस्त मोहम्मद को महत्व न देना। जब लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, तब दोस्त मोहम्मद ने उसी बधाई का संदेश भेजा, दूत भेजा तथा मैत्री और सहायता की प्रार्थना भी की। पर ऑकलैंड ने तटस्थता और अकर्मण्यता की नीति तथा शांति की दुहाई देकर दोस्त मोहम्मद को महत्व नहीं दिया। अतः बाद में उसी बात को लेकर के कि वह मित्रता नहीं कर रहा है, शत्रु हो रहा है, इसलिए आक्रमण करना उचित नहीं था। क्योंकि पहला प्रयास तो जो वह चाहता था वही प्रयास दोस्त मोहम्मद के द्वारा किया जा चुका था। दोस्त मोहम्मद का स्वतंत्र शासक होना। दोस्त मोहम्मद अंग्रेज़ों के मातहत कोई शासक नहीं था, बल्कि वह स्वतंत्र शासक था तथा किसी भी देश के साथ मैत्री अथवा संधि करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र था। उस पर अनावश्यक दबाव डालना अनैतिक और अनुचित था। अंग्रेज़ों की इच्छानुसार चलने की उसकी कोई बाध्यता, कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि वह स्वाधीन शासक था और उसी के अनुरूप उसने व्यवहार किया था। शाह शुजा की तुलना में दोस्त मोहम्मद योग्य एवं लोकप्रिय। शाह शुजा के बजाय या उसकी तुलना में दोस्त मोहम्मद एक योग्य और लोकप्रिय शासक था, जबकि शाह शुजा मंदबुद्धि, अयोग्य व्यक्ति था और अलोकप्रिय भी था। अफगानिस्तान में लोकप्रिय नहीं था, इस कारण से उसको शासक बनाने का प्रयास अनुचित था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक नियमों की अवहेलना। दोस्त मोहम्मद जैसे किसी योग्य स्वतंत्र शासक को सिंहासन से हटाकर शाह शुजा जैसे किसी अयोग्य व्यक्ति को लोकमत की उपेक्षा करके राजगद्दी दिलाना या प्रदान कराना अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं, जो राजनीतिक परंपरा थी और नियम थे, उसके खिलाफ था। जनता के खिलाफ जाकर अलोकप्रिय अयोग्य व्यक्ति को शासक बनाना अपने स्वार्थ के लिए कतई उचित नहीं था। दोस्त मोहम्मद के अंग्रेज़ों की मैत्री का इच्छुक था दोस्त मोहम्मद भी। दोस्त मोहम्मद के द्वारा अंग्रेज़ों से मैत्री संबंध स्थापित करने का प्रारंभ से ही प्रयास किया गया था। प्रारंभ में ऑकलैंड के आने पर उसने मैत्री का संदेश भिजवाया। जब अंग्रेज राजदूत उसकी राजधानी पहुंचा, तब भी उसने मैत्री संबंध की चर्चा की थी, किंतु अंग्रेज़ों के द्वारा रणजीत सिंह के खिलाफ कोई आश्वासन न देने पर दोस्त मोहम्मद ने रूस के साथ चर्चा की, किंतु रूस अथवा फारस के साथ यह बात उल्लेखनीय है कि उसने कोई संधि अथवा समझौता नहीं किया। जब बातचीत किया तो कोई संधि या समझौते के निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन उस पर न पहुंचना यह स्पष्ट कर देता है कि वह अंग्रेज़ों पर दबाव बनाना चाहता था ताकि अंग्रेज समझौते के लिए तैयार हो जाएं। वह अंग्रेज़ों से ही मैत्री को इच्छुक था। निर्दोष दोस्त मोहम्मद पर आक्रमण एवं बंदी बनाना अनुचित। दोस्त मोहम्मद निर्दोष था, उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की थी, न ही कोई अपराध किया था। उस पर आक्रमण करना, उसे बंदी बनाकर कोलकाता भेजना अनुचित कार्यवाही थी। उसे अनावश्यक रूप से अंग्रेज़ों ने अपना लक्ष्य बनाया था, जबकि वह कोई त्रुटि या अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई आक्रामक गतिविधि नहीं कर रहा था। सिंध के अमीरों से संधि की उपेक्षा की गई। 1832 में अंग्रेज़ों ने सिंध के अमीरों के साथ संधि की थी, जिसमें अंग्रेज वचनबद्ध थे कि वह सिंध से अपनी सेना नहीं भेजेंगे, किंतु अंग्रेज़ों के द्वारा इस संधि की अवहेलना की गई तथा सिंध से होकर ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान पर आक्रमण करने गई। यह संधि का खुला उल्लंघन था, इसलिए भी यह उचित नहीं था। त्रिदलीय संधि से आक्रमण की बाध्यता नहीं। रणजीत सिंह, शाह शुजा और अंग्रेज़ों में जो संधि हुई थी, त्रिदलीय संधि इसको कहा जाता है, उसमें कोई सीधे तौर पर आक्रामक धारा नहीं थी, कोई बाध्यता नहीं थी। ये तय जरूर किया गया था कि शाह शुजा को अफ़गानिस्तान का अमीर बनाया जाए, लेकिन युद्ध करके, आक्रमण करके ही ऐसा किया जाए, ये कोई आवश्यक नहीं था और कोई बाध्यता भी नहीं थी। रूस के आक्रमण का भय निराधार था। रूस का आक्रमण सीधे तौर पर भारत में लगभग असंभव था, क्योंकि बीच में अफ़गानिस्तान, सिंध और फारस और पंजाब
4 सशक्त राज्य स्थित थे। इन राज्यों में से होकर रूस का आक्रमण करना संभव नहीं था। यदि इन राज्यों पर आक्रमण होता, अधिकार होता, उसके बाद ही वो भारत तक पहुंच सकते थे, जो लगभग असंभव था। अंग्रेजों की तानाशाही थी। दोस्त मोहम्मद के मित्रता के प्रस्ताव पर कोई जवाब न देना तथा अपनी शर्तों पर मित्रता के प्रयास करना, अपनी इच्छा के अनुसार दोस्त मोहम्मद को नियंत्रित करने का प्रयास करना अंग्रेजों की तानाशाही पूर्ण नीति का परिचायक थी। कोई भी स्वतंत्र शासक अपने स्वाभिमान को बेचकर इस तरह कि अंग्रेजों की इच्छा का पालन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अंग्रेजों का गुलाम नहीं था बल्कि एक स्वतंत्र शासक था और उसने एक स्वतंत्र शासक की भांति ही व्यवहार किया था, जबकि वह अंग्रेजों से मित्रता करने का इच्छुक अवश्य था। लेकिन अंग्रेज बिना कुछ दिए सब लेना चाहते थे। जो प्राप्त करना चाहते थे वह स्पष्ट था, लेकिन वो देना कुछ नहीं चाहते थे। इस कारण मैत्री संभव नहीं थी। मित्रता तभी संभव होती है जब दोनों पक्ष से देने की बात हो, कुछ न कुछ दोनों देना चाहते हों, किंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया था। तो इस तरह से युद्ध अनुचित था। निष्कर्ष देखेंगे। आक्रमण की आवश्यकता समाप्त हो गई थी। फारस ने पहले ही 9 सितंबर 1838 को हेरात का घेरा उठा लिया था। रूस के द्वारा भी अफगानिस्तान एवं फारस से अपने दूत वापस बुला लिए गए थे। अब किस अफगानिस्तान में भेजा गया रूसी दूत विकोविच रूसी सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, बल्कि फारस के रूसी दूत सिमोनिच ने उसे काबुल भेजा था अपनी बुद्धि से। रूस के द्वारा इसका अनुमोदन भी नहीं किया गया था। इस तरह से रूस के आक्रमण का कोई भय अब नहीं रहा। दूत वापस बुलाने के बाद फारस ने भी हेरात का घेरा उठा लिया। अब युद्ध का कोई कारण शेष ही नहीं था। क्यों आक्रमण किया गया, यह त्रुटिपूर्ण था। आक्रमण एवं युद्ध अव्यावहारिक एवं असफल। प्राकृतिक और सैनिक दृष्टि से आक्रमण एवं युद्ध अव्यावहारिक थे। अफगानिस्तान में कष्टदायक पर्वतीय क्षेत्र, विपरीत जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों, दुरूह दुर्गम मार्ग एवं घाटियाँ तथा अफगानिस्तान की स्वतंत्र प्रकृति एवं युद्ध प्रियता वहाँ की जनता की के दृष्टिगत यह आक्रमण अव्यावहारिक था। इस आक्रमण के पूर्व ही लॉर्ड वेलेजली, मैटकाफ और एल्फिंस्टन ने, इन अंग्रेज अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि आक्रमण असफल होगा। इस तरह से उनको पहले से ही बात स्पष्ट थी। भीषण असफलता, गहन मानहानि एवं धन जन का विनाश। अंग्रेजों का यह अभियान भीषण रूप से असफल रहा। 20,000 व्यक्ति मारे गए, सैनिक मारे गए, 1.5 करोड़ रुपए का अपव्यय हुआ। इतनी जनधन की हानि, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को भी भीषण आघात लगा। इतनी जनधन की हानि हुई, इसके पश्चात भी परिणाम निरर्थक या सार्थक न रहा। अफगानिस्तान न तो मित्र बन सका, न ही वहाँ पर अपनी इच्छानुसार शासन स्थापित किया जा सका। इस तरह अंग्रेजों का यह अभियान पूर्णतः असफल एवं अपमानजनक सिद्ध हुआ। अंग्रेज सेना द्वारा प्रतिहिंसा एवं विध्वंस। अपनी भीषण असफलता के पश्चात कंधार, गजनी और काबुल पर अधिकार कर वहां विध्वंस किया गया। काबुल के बाजार को बारूद से उड़ा दिया गया तथा वहां के निवासियों को अपार कष्ट दिए गए। यह अंग्रेजों की प्रतिहिंसा की भावना का परिणाम था तथा अनावश्यक और गैर जरूरी था। अंग्रेजों की सेना ने वहां बदले की भावना से कार्य किया था, क्योंकि उन्हें पूर्व में बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था। उस अपमान को वह नहीं भूल पा रहे थे और जब उनके हाथ में अवसर आया तो उन्होंने अपनी शक्ति दिखाने का प्रयास किया, बदला लेने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। इस तरह से निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि नैतिकता, न्याय, राजनीतिक दृष्टिकोण से, कूटनीतिक, सैनिक अथवा व्यावहारिक किसी भी पक्ष अथवा दृष्टि से इस आक्रमण को, इस युद्ध को उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रत्येक पक्ष एवं दृष्टिकोण से यह अनैतिक था, अनुचित था। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की भयंकर भूलों में से एक था। ऑकलैंड की अफगान नीति पूर्णतः अव्यावहारिक, अनैतिक, दोषयुक्त एवं अनुचित थी। अफगान शासक एवं जनता के प्रति घोर अन्याययुक्त एवं अपमानजनक थी। इस तरह से जो यह युद्ध हुआ था वह निश्चित रूप से अनौचित्यपूर्ण था। इसके औचित्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, यद्यपि उसके पक्ष में भी तर्क दिए जा सकते हैं, दिए गए हैं।
हमने भी दिया, आपको बताया। किंतु वास्तव में कोई भी समझदार व्यक्ति अगर होता तो इन परिस्थितियों को देखकर समझ जाता कि किस तरह की परिस्थितियां हैं। गृह सरकार को भी यह सलाह भेज सकता था कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं, इसलिए युद्ध उचित नहीं है। किंतु लॉर्ड ऑकलैंड ने भी यही समझा कि वास्तव में दो ही विकल्प थे, या तो मित्रित हो जाएं, अफगानिस्तान मित्र हो, या फिर उसे परास्त कर दिया जाए, जबकि बीच का रास्ता भी हो सकता था। किंतु इस तरह के रास्ते पर कोई विचार नहीं किया गया। इस प्रकार से, इसी कारण से अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा और बाद में जो उन्होंने बदले की कार्यवाही की वह भी अनुचित थी।